तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है और काफी दिलचस्पी बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच में कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। हरियाणा में 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जिन पर कांटे की टक्कर नजर आएगी। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने लाडवा से मेवा सिंह को टिकट दिया है। डबवाली में दिग्विजय चौटाला और आदित्य चौटाला में टक्कर है। अंबाला कैंट से अनिल विज और परिमल परी आमने सामने हैं। गढ़ी सांपला किरोई से भूपेंद्र हुड्डा के सामने बीजेपी की मंजू हुड्डा हैं। रानिया से बीजेपी के शीशपाल कंबोज को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के सर्वमित्र कंबोज चुनाव मैदान में हैं और रानिया सीट से रणजीत सिंह निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में हैं। तो तमाम ऐसी सीटें जिन पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेंगी और 90 सीटों में से तकरीबन 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। हिसार से कमल गुप्ता के सामने कांग्रेस के रामनिवास को उतारा गया है। और आइए सीधे रुक करेंगे अपने एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर का इसी पर। राज, हम चर्चा करेंगे हॉट सीट पर, ऐसी सीटों पर जिन पर सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी कैंडिडेट्स को उतारने का सिलसिला पार्टियों का जारी है। नामांकन के कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन अगर हम सबसे पहले लाडवा सीट की बात कर लें, क्योंकि सबसे हाई प्रोफाइल सीट इसको कह सकते हैं। सूबे के मुखिया खुद यहां से चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने मौजूदा विधायक हैं। क्या समीकरण, क्या माहौल, क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, शुरुआत अगर लाडवा सीट से करते हैं तो नायब सैनी चुनाव मैदान में है और मेवा सिंह दूसरी तरफ चुनाव मैदान में है, जो कांग्रेस के इसी सीट से पिछली मर्तबा विधायक भी थे। आखिरी बार पवन सैनी यहां से हार गए थे। हालांकि 2014 की अगर बात करेंगे तो पवन सैनी यहां से अपना चुनाव जीते थे। काबिल गौर की जो पवन सैनी है उन्हें नारायणगढ़ से अब की बार टिकट दिया गया है और जब नामांकन था सीएम नायब सैनी का तो उस दौरान उनके साथ बिल्कुल एक शख्स नजर आ रहा था टीवी स्क्रीन पर, वही पवन सैनी जो अब नारायणगढ़ से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अगर लाडवा सीट की बात की जाए तो लाडवा सीट से अब नायब सैनी जब चुनाव मैदान में है तो मेवा सिंह के लिए यहां से बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है। और नायब सैनी क्योंकि जब सीएम फेस आपका रहता है और अमित शाह, आपको याद होगा जब पंचकुला आए थे तो वहीं से वो ऐलान इस बात का कर चुके थे कि नायब सैनी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इस तरीके का ऐलान हाईकमान की तरफ से कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं किया गया है। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा को हम अलग अलग मंचों पर नामांकन के दौरान सुन जरूर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही एक विधायक आपको यहां से भी देना है और सरकार बनानी है। तो यहां से ये स्थिति क्लियर है बीजेपी में कि नायब सैनी ही अगर सरकार बना पाने में कामयाब होती है बीजेपी, वो मैजिकल फिगर बीजेपी के पास होता है तो नायब सैनी ही सीएम होंगे। ऐसे में ये सीट हॉट सीट हो जाती है क्योंकि यहां से मुकाबला उस कैंडिडेट के साथ है जो अभी करंट सिटिंग विधायक है। लेकिन उसके साथ साथ अजीता, अगर हम बात करें आज के इस दिन की तो ये दिन बहुत खास हो जाता है क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन 12 सितंबर और ऐसे में ये बहुत जरूरी कि नामांकन के लिए जो तमाम कैंडिडेट्स घोषित हुए हैं वो पहुंचे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी जो लोग पार्टियों से नाराज हुए हैं, अगर हम इस पर कांग्रेस पार्टी पर आ जाएं और इस पर भी थोड़ी सी चर्चा और विश्लेषण अगर इसका कर लें तो हमें यहां से ये भी समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट को इतना डिले क्यों किया। 4 सीटें अभी भी बाकी है, लेकिन कल रात को जिस तरीके से 40 कैंडिडेट्स का ऐलान किया जाता है, फिर 4 से 5 सीटों का और ऐलान कर दिया जाता है, तो वो एक स्ट्रेटजी के तहत हुआ ताकि विद्रोह के सुर ना इसमें पनपे। क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन, ऐसे में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करना होते हैं जब आपको नामांकन के लिए जाना होता है कि आखिरी दिन आकर आप वो सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बगावती सुर भी अब इसमें देखने को मिलेंगे और मिल भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। बीजेपी के लिए भी ऐसा ही दौर चला था। तो ऐसे में कुछ सीट्स जो बहुत हॉट सीट्स नहीं थी वो भी हॉट सीट्स हो चुकी है इन पूरे के पूरे समीकरणों के कारण, अगर आप इसे ऑल टुगेदर देखेंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और इस पर एक लंबी चर्चा इससे पहले तमाम संवाददाताओं से भी राज हुई और जो परिदृश्य उभर कर आया वो कुछ ऐसा ही जो तकरीबन हर चुनावों में देखने को मिलता है, जहां पर खुद अपनी ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी के अगेंस्ट में जाकर भी काम करते हैं क्योंकि वो असंतुष्ट होते हैं। उनकी उम्मीदों पर पार्टी खरी नहीं उतरती है, उनको टिकट नहीं मिलता है। अगर इस स्थिति की हम बात करें तो ये स्थिति आपको कितनी कौन कौन सी सीटों पर नजर आती है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत इंटरेस्टिंग सीट इस वक्त रानिया हुई पड़ी है, जहां से रंजीत चौटाला विधायक थे, निर्दलीय थे, लेकिन बीजेपी को समर्थन रहा।
मनोहर लाल के वक्त में भी कैबिनेट मंत्री रहे, उसके बाद नायब सैनी आए, उस दौरान भी कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो टिकट दिया गया वो दे दिया गया एक पूर्व पत्रकार को, सर्वमित्र कंबोज को, और जो बीजेपी है उनकी तरफ से भी कंबोज को ही चुनाव मैदान में उतारा गया। यानी कंबोज वर्सेस कंबोज यहां पर करने की कोशिश हुई, लेकिन रणजीत चौटाला अब निर्दलीय के तौर पर एक मर्तबा फिर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्या हो गया, कहते हैं कि परिवार सबसे पहले होता है, और वही परिवार अब उनके समर्थन में नजर आया। यानी जेजेपी ने अब तक अपने 78 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, और इस 78 में एक जो सपोर्ट है वो नाम नहीं है रंजीत चौटाला का कि हम कहें कि जेजेपी में वो शामिल हो गए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जेजेपी और एएसपी का समर्थन अब रंजीत चौटाला को मिलने वाला है। 77 नामों का ऐलान जेजेपी एएसपी गठबंधन कर चुका है, लेकिन इसे ऑफिशियली 78 कहा जा सकता है क्योंकि वो उन्हें समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर देख लीजिए कि कितनी इंटरेस्टिंग पूरी परिभाषा बन जाती है। आप आ जाइए गढ़ी सांपला किलोई पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने मंजू हुड्डा चुनाव मैदान में, यहां भी हुड्डा वर्सेस हुड्डा हो गया। तो यहां पर आप समझेंगे कि जातीय समीकरणों को भी साधा जाता है, और कुछ इस तरीके की चीजों को साधा जाता है जहां से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके, ऐसे कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा जा सके जहां से कंपटीशन क्रिएट किया जा सके। और ये हॉट सीट्स और हॉट कैसे हो रही है, जो सवाल आपका भी कुछ जवाब मैंने दिया, और कुछ इसमें भी निकलकर सामने आ जाएगा कि जब कांग्रेस की पहली लिस्ट आती है, पहले 31, फिर एक शख्स की आ जाती है 32, ये 2 लिस्टें। तो इन 32 कैंडिडेट्स में से 28 तो सिटिंग विधायक थे। यानी जो टफ वर्क था वो टफ वर्क बाद के लिए कांग्रेस पार्टी ने रख दिया, और तकरीबन उन नामों को आखिर के 1 से 2 दिन में ऐलान किया ताकि बगावती सुर कम से कम पनपे, क्योंकि बीजेपी के लिए तो जो डेंट होना था उन बगावती सुरों से वो हो चुका था और वो उसे टैकल भी कर चुके थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आज का दिन बहुत से नाम आपको ऐसे दिखेंगे इस फहरिस्त में जो बगावती सुरों के साथ आगे बढ़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी का या तो दामन छोड़ देंगे, या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो जाएंगे, या फिर बीजेपी को अपना समर्थन देते हुए दिखेंगे। बिल्कुल राज, आपने गढ़ी सांपला किलोई का जो जिक्र किया भूपिंदर हुड्डा का, अक्सर देखा जाता है जब हैवी वेट्स होते हैं, भारी भरकम नेता होते हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, तो दूसरी पार्टी स्ट्रैटेजी के तहत बहुत ज्यादा मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारती। अक्सर एक ऐसा ये मान के चला जाता है कि ये सीट इस कैंडिडेट की है ही। अगर हम गढ़ी सांपला किलोई की बात करें तो भूपिंदर हुड्डा जो कि 5 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं, वो तब भी वहां से चुनाव जीते थे जब 2014 में मोदी लहर थी, तब भी वो इस सीट को बचाने में कामयाब रहे थे। तो ऐसे में इस बार का जो मुकाबला है, आपने मंजू हुड्डा का नाम लिया, वो कहां टिकती हैं भूपिंदर हुड्डा के सामने? देखिए, मंजू हुड्डा के बारे में पहले हमें थोड़ा जानना होगा। मंजू हुड्डा वो शख्सियत है जिनके पिता पुलिस में थे, एएसआई, बतौर एएसआई वो रिटायर हुए। उनके अगर पति की आप बात करेंगे तो गैंगस्टर वो रहे। तो ऐसे में बहुत इंटरेस्टिंग शख्स मंजू हुड्डा यहाँ पर है। हालांकि वो पॉलिटिक्स में हम कहें कि नई है तो ऐसा नहीं है, वो यहाँ से कई चुनाव जीत चुकी हैं। मौजूदा वक्त में भी वो अगर आप गढ़ी सांपला किलोई की बात करेंगे तो वहाँ से कुछ अलग अलग तरह के चुनाव जीतती रही हैं। तो पॉलिटिकल शख्सियत ही हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग उनका पूरा बैकग्राउंड आपको नजर आएगा। और आप अगर ये कहें कि बिल्कुल दरकिनार उनके हम नाम को कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। बिल्कुल, आप ये कहना चाहते हैं कि टक्कर देने की स्थिति में मंजू हुड्डा है।